नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केरल में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं। इसको लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में है। पार्टी में लगातार मंथन चल रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, जो कि करीब 2.5 घंटे चली। इसके बाद प्रदेश प्रभारी दीपा दास मुंशी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केरल के लोग बदलाव चाहते हैं। अगर कोई बयानबाजी करके इसमें बाधा बनता है तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। दीपा दास मुंशी जब ये बयान दे रही थी तब शशि थरूर उनके बगल में खड़े थे। दीपा दास ने यह भी कहा कि ये अफवाह फैलाई जा रही है कि केरल कांग्रेस में एकजुटता नहीं है। पीटीआई के मुताबिक केरल कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक में राहुल गांधी ने भी दो टूक कहा कि इस राज्य से उनका और कांग्रेस का भावनात्मक रिश्ता है। किसी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे केरल के लोगों को अपमान हो। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बैठक में अनुशासन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी को एकजुट होकर आगामी चुनाव में उतरना है। बता दें, शशि थरूर को लेकर बवाल चल रहा था। उन्होंने ऐसे बयान भी दिए थे। एक बयान उनका चला कि मेरे पास दूसरे विकल्प भी हैं। हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, मैंने ये नहीं कहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की और अधिकारियों को बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं को अवैध रूप से भारत में एंट्री करने में मदद करने वाले नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। इस मीटिंग में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में इंटर स्टेट गैंग को निर्मम तरीके से खत्म करना दिल्ली पुलिस की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अवैध घुसपैठियों का मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा है और इससे सख्ती से निपटना जाना चाहिए और उनकी पहचान करके उन्हें डिपोर्ट किया जाना चाहिए। प्रयागराज की संगम नगरी में 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ मेले का समापन हो गया है। जो लोग महाकुंभ नहीं जा पाए हैं उनके लिए योगी सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों के लिए नया प्लान बनाया है। उन्होंने आदेश जारी किया है कि सभी 75 जिलों में संगम का पवित्र जल भेजा जाएगा। महाकुंभ नगर के चीफ ऑफिसर प्रमोद शर्मा ने समाचार न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के हेडक्वार्टर्स में त्रिवेणी संगम का पवित्र जल पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। जो लोग यहां आने से वंचित रह गए हैं उनके पास भी ये जल पहुंचे। भले ही एक बूंद मिले लेकिन अमृत की बूंद मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री चाहते थे कि सभी लोग इस पुण्य के भागीदार बनकर कुंभ के अंदर पूर्ण आहुति दें। उसी की दिशा में एक ये कदम जो बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और माणा गांव के पास आए हिमस्खलन में अभी भी 25 मजदूर दबे हुए हैं। चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने मीडिया को जानकारी दी है कि 57 मजदूरों में से 32 को रेस्क्यू कर लिया गया है। इस हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने डीजी आईटीबीपी और डीजी एनडीआरएफ से बात की है। इंडियन आर्मी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हिमस्खलन सुबह करीब 7:15 बजे आया, जिसमें माणा और बद्रीनाथ के बीच एक मजदूरों का कैंप प्रभावित हुआ। इस भूस्खलन की वजह से 8 कंटेनर्स और एक शेड में 57 मजदूर दब गए। घटना की जानकारी मिलते ही इंडियन आर्मी की टीमें तुरंत घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए पहुंच गई। एक साधारण सा नींबू जिसकी कीमत महज 2 या 3 रुपए की होती है, वो तमिलनाडु में एक नीलामी के दौरान करीब 13,000 रुपए का बिका है। ये नींबू इतना महंगा इसलिए नीलाम हुआ है क्योंकि इसे मंदिर की खास पूजा में इस्तेमाल किया गया था। दरअसल तमिलनाडु के ईरोड जिले के एक गांव में मंदिर में पूजा में इस्तेमाल होने वाले इस नींबू की 13,000 रुपए में नीलामी हुई। ये नींबू महाशिवरात्रि की वार्षिक पूजा के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो कि परंपरा के तहत विलक्केती गांव के पजमथिनी करप्पा ईश्वरन मंदिर में कई वर्षों से महाशिवरात्रि पर ही होती है। बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अब बिहार बीजेपी ने पोस्टर जारी किए हैं जिसमें जिक्र तो एनडीए सरकार का किया गया है, लेकिन नीतीश का फोटो नहीं है। पोस्टर में लिखा है कि एनडीए सरकार में स्वास्थ्य सुविधाओं का मॉडल बना बिहार। पशुपालकों को लेकर भी ऐसा ही पोस्टर जारी किया गया है। उसमें पीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम समेत नेता के फोटो हैं, लेकिन नीतीश कुमार का नहीं है। जिसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पोस्टर जारी कर बीजेपी ने सबूत दे दिया है, नीतीश को संकेत भी दे दिया है कि वो उनको बाहर करने जा रही है। बता दें, इससे पहले नीतीश के बेटे निशांत कुमार कह भी चुके हैं कि उनके पिताजी को सीएम फेस घोषित करे एनडीए, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट का विस्तार किया। इस पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले। उन्होंने कहा, ये आखिरी बार है जब नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। अब मौका मिलने वाला नहीं है।
बिहार की जनता 2025 में एनडीए मुक्त सरकार बनाने जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि इस बार हमें पूरा भरोसा है कि हम लोगों को मौका मिलेगा। पूरे बिहार के लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे बुजुर्ग हैं, इसलिए हम आदर सम्मान करते हैं, लेकिन अब बिहार चलाने लायक वो सक्षम नहीं रहे, वो योग्य नहीं रह गए हैं, थके हुए हैं, ना कोई विजन है, उनके पास ना कोई रोड मैप है। नरेंद्र मोदी जी आए या कोई आए, बिहार को बिहार का बेटा और बिहारी मिलकर ही आगे बढ़ाएंगे। कोई गुजरात का गुजराती आकर बिहार को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर की भाजपा की नवनिर्वाचित महापौर को फिर से शपथ लेनी पड़ी। असल में उन्होंने संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के बजाय सांप्रदायिकता को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ ले ली, जिसके बाद उनको फिर से शपथ लेनी पड़ी। शपथ ग्रहण करा रहे जिला कलेक्टर ने उनकी चूक पर बीच में उन्हें याद दिलाया, लेकिन पूजा विधानी ने शपथ जारी रखी। ऐसे में मेयर की चूक के बाद फिर दोबारा शपथ दिलाई गई। कई सालों से कोर्ट में चल रहे केस में जावेद अख्तर की बड़ी जीत हुई है। जावेद अख्तर को हुई असुविधा के लिए कंगना ने माफी मांग ली है। 5 साल की कानूनी लड़ाई के बाद कंगना रनौत और जावेद ने आपसी सहमति से मुकदमा खत्म किया है। दरअसल कंगना ने जावेद अख्तर को भला बुरा कहा था, जिसके बाद जावेद अख्तर ने मानहानि का केस कर दिया और अब कंगना ने माफी मांगी है। इसके बाद कंगना ने लिखा है कि वो जावेद अख्तर का बहुत बड़ा सम्मान करती हैं। मेरे बयानों की वजह से जावेद अख्तर को जो असुविधा हुई उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। भविष्य में कोई भी ऐसा बयान नहीं दूंगी। अपने सभी बयानों को मैं पीछे लेती हूँ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक बार फिर हिंदी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि हिंदी की वकालत करने वाले बीजेपी नेता इस बात पर जोर देते हैं कि उत्तर भारत में चाय, पानी पूरी खरीदने या टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए भी आपको हिंदी आनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि एआई के इस जमाने में स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर किसी भाषा को थोपना गैर जरूरी है। एडवांस ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी पहले ही भाषा की अड़चनों को दूर करती रहती है, इसलिए स्टूडेंट्स पर भाषाओं का बोझ नहीं लादना चाहिए। उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल करने के साथ ही अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी में महारत हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर वो कोई भी भाषा सीख सकते हैं। उन्होंने लिखा, सच्ची तरक्की इनोवेशन में है, भाषा थोपने में नहीं। इससे पहले गुरुवार को उन्होंने कहा था कि जबरन हिंदी थोपने से पिछले 100 सालों में उत्तर भारत की 25 भाषाएं खत्म हो गई। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को भी भारी गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति से जुड़ी खबरों के बाद निवेशकों की धारणा कमजोर हुई है। सेंसेक्स आज 1414 अंक की जबरदस्त गिरावट के साथ 73,198 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 29 शेयर लाल निशान पर थे। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 422 अंक गिरकर 22,122 पर बंद हुआ है। निफ्टी पैक के 50 शेयरों में से 5 शेयर हरे निशान पर थे और 45 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखाई दिए। बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कल ये 393 लाख करोड़ रुपए पर था, जो आज 11 लाख करोड़ रुपए घटकर 382 लाख करोड़ रुपए पर आ चुका है। यानी कि निवेशकों के वैल्यूएशन में 11 लाख करोड़ की कमी आई है। 11 लाख करोड़ स्वाहा हो गए हैं। बता दें, पीएम मोदी का चुनाव से पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी कह रहे हैं कि जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा उस दिन देखना शेयर मार्केट रिकॉर्ड तोड़ देगा। जिसके बाद कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था शेयर मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये नहीं बताया था कि गिरने का रिकॉर्ड तोड़ेगा या उठने का। वहीं कांग्रेस ने भी पीएम मोदी का ये वीडियो ट्वीट किया है और आज की हालात की रिपोर्ट भी लगाई है। साथ में लिखा है, इनको जुमले फेंकने की बुरी लत है। पीएम मोदी विदेशी यात्रा पर जाते हैं, जिसके बाद भारतीयों की भीड़ उनका स्वागत करती है, नाचती है, मोदी मोदी के नारे लगाती है। अब आरटीआई से बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे पता चलता है ये सब स्टेज्ड होता है। इस पर पैसे भारत सरकार खर्च करती है। कमांडर लोकेश बत्रा ने खुलासा किया है। आरटीआई ने बताया है कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री के 2 रूस की यात्राओं पर 15 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए और आबू धाबी की यात्रा पर लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च किए। उदाहरण के लिए मॉस्को की जुलाई यात्रा की लागत 5.12 करोड़ रुपए थी, जिसमें होटल व्यवस्था के लिए 1.81 करोड़ रुपए, दैनिक भत्ते के लिए 20.81 लाख रुपए, सामुदायिक स्वागत के लिए यानी भारतीयों को बुलाने के लिए 1.87 करोड़ रुपए खर्च किए गए। परिवहन के लिए 59 लाख रुपए से अधिक और बाकी खर्चों में 62 लाख से अधिक रुपए खर्च किए गए। ऐसा ही डेटा आरटीआई ने बताया है, जिससे साफ हो गया है कि मोदी का विदेशों में डंका जनता के पैसों से बज रहा है।
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक ट्वीट को आगे बढ़ाया है, जिसमें कहा गया है कि मोदी के विदेश यात्रा पर भारतीयों की बड़ी भीड़ अक्सर स्वागत के लिए इकट्ठा होती है, नाचती है और जश्न मनाती है। वो जनता के खर्च पर फिजूल खर्ची करके की जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने गुरुवार को कहा कि वो पीएम मोदी की डिग्री हाईकोर्ट में दिखा देगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस डिग्री को अजनबियों या जनता के सामने उजागर नहीं कर सकती। डीयू की ओर से ये बयान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में पीएम डिग्री विवाद की सुनवाई हो रही है। ये बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच के सामने केस की सुनवाई के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सीआईसी का आदेश खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि जानने के अधिकार से बढ़कर निजता का अधिकार है। हालांकि सवाल यह है कि क्या किसी नेता की डिग्री को सार्वजनिक करने में कोई परेशानी है, और नेता जिसको चुना जाता है उसको जनता चुनती है, क्या जनता का अधिकार नहीं है कि वो जाने उसका नेता कितना पढ़ा है। हालांकि अमित शाह ने 8 साल पहले एक डिग्री दिखाई भी थी। अब सवाल है वो डिग्री कौन सी थी। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए लोगों पर मनोहर लाल खट्टर के बयान पर बहस छिड़ गई है। खट्टर ने कहा कि अमेरिका से वापस भेजे गए इन लोगों के लिए कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब डंकी रूट के जरिए गैरकानूनी तरीके से विदेश गए थे। डंकी रूट का मतलब है गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश में घुसना। लोगों के हाथ में हथकड़ी लगाए जाने की बात पर खट्टर ने कहा कि हर देश का अपना कानून होता है और आप उससे बहस नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग गैरकानूनी तरीके से किसी देश में घुसे हैं वो अपराधी हैं। हमारे लोग समझाने के बाद भी इस रास्ते को चुनते हैं, हमें उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। खट्टर ने इस रास्ते को नशे की लत जैसा बताया। उन्होंने कहा ये रास्ता नशे की लत जितना बुरा है, हमारे लोगों को ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। इस बयान से आम आदमी पार्टी भड़क गई है। आप प्रवक्ता नील गर्ग ने खट्टर के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि खट्टर का बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील है। उन्होंने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के केंद्रीय मंत्री ने अपनी ही युवाओं के प्रति ऐसा बयान दिया है। दिल्ली की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा सीएजी रिपोर्ट की हो रही है। बीजेपी की दिल्ली सरकार की तरफ से विधानसभा सत्र के दौरान कुल 14 फाइलें पेश की गई हैं। वहां भी राजधानी की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई हैरान कर देने वाली दावे की गए। सीएजी की रिपोर्ट से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान कई अस्पतालों में आईसीयू बेड नहीं थे, एम्बुलेंस की संख्या भी काफी कम। इसके ऊपर मोहल्ला क्लिनिक में शौचालय गायब रहे। सीएजी रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में 14 ऐसे अस्पताल हैं जहां अभी तक आईसीयू बेड नहीं हैं। 12 ऐसे अस्पताल सामने आए हैं जहां एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है। इसके ऊपर कोई ऐसे मोहल्ला क्लिनिक पाए गए हैं जहां कोई शौचालय ही नहीं। भारत सरकार से कोविड के दौरान जो फंड मिले थे उसे लेकर भी सीएजी ने बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट में पाया गया है कि उस पैसे को पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं किया गया। संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एएसआई ने जांच रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने कहा है कि मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। जांच के दौरान मस्जिद में गंदगी व कुछ जगहों पर झाड़ियां उगी पाई गई हैं। इसके साक्ष्य भी एएसआई ने कोर्ट में दाखिल किए हैं। कोर्ट ने एएसआई को मस्जिद की सफाई व उगी हुई झाड़ियों को साफ करने का निर्देश दिया है। वहीं हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि जामा मस्जिद कमेटी ने कुछ हिस्से को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी। पुणे रेप केस के आरोपी दत्ता गाडे को आखिरकार गुरुवार रात को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब इस केस ने नया मोड़ ले लिया है। रेप केस के आरोपी दत्ता गाडे की तस्वीरें एनसीपी नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं। वायरल तस्वीरों के मुताबिक दत्ता गाडे अजित पवार वाले एनसीपी गुट के विधायक मौली कटके के साथ कार्यकर्ता के तौर पर दिखाई दिए। वहीं दूसरी तस्वीर में शरद पवार के एनसीपी गुट के विधायक अशोक पवार के जन्मदिन की तस्वीरों में भी नेताओं के साथ दिखाई थी। वहीं दूसरी ओर शिरूर विधायक मौली कटके ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि मेरा दत्ता गाडे से कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ भी मीडिया में चल रहा है वो गलत है। तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है। आरोपी का भी ये सवाल उठने लगा है कि रेप केस के आरोपी दत्ता गाडे का एनसीपी से कितना गहरा संबंध है। गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वो चीन पर 10% और टैरिफ लगाने का ऐलान करने वाले हैं। अब चीन की इस पर प्रतिक्रिया आई। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि और अधिक टैरिफ से दोनों देशों के बीच वार्ताएं गंभीर तरीके से प्रभावित होंगी। गौरतलब है कि अमेरिका पहले ही चीन से आने वाले सामान पर टैरिफ लगा चुका है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कनाडा पर टैरिफ लगाने की धमकी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। ट्रूडो ने कहा कि अगर अमेरिका ने कनाडा पर टैरिफ लगाए तो उसका जवाब तत्काल और कड़ी तरीके से दिया जाएगा। उनका यह बयान दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव को दिखाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा कि कनाडा से अमेरिका में अवैध नशीली दवाओं का आयात हो रहा है और 4 मार्च से कनाडा पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रूडो ने इस चुनौती देते हुए स्पष्ट किया है
कि कनाडा किसी भी प्रकार की धमकी का सामना करने के लिए तैयार है। सैन फ्रांसिस्को की एक संघीय अदालत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के संघीय कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी के फैसले पर रोक लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को अमेरिकी सरकार को बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी के फैसले को वापस लेने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी को गैरकानूनी बताया है। यह फैसला ट्रंप के लिए बड़ा झटका है। दरअसल ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद एक कई बड़े फैसले ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सरकारी विभागों से बड़ी तादाद में कर्मचारियों को निकालने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के पीछे अरबपति एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग का हाथ था। इस आदेश से हजारों कर्मचारी प्रभावित हुए थे, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं अब कोर्ट से इन कर्मचारियों को राहत मिली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.